हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी सुपर डुपर चल रही होगी। मैंने MPSE 003 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या फिर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन या पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अपलोड की थी। आई होप आप लोगों ने उसे अच्छे से देखा होगा और वो सब क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। और मैंने इसमें बताया था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मुझे लगता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो हम अभी उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ एकदम ईजी लगेगा। तो देखो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक में है एक प्लेटो का न्याय सिद्धांत। इस पे भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है, मैं वही बार बार बोलती हूँ, आप आंसर भी उसी तरीके से दे दीजिएगा। तो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो आप बताएंगे कि प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, नाम क्या है उनकी बुक का, द रिपब्लिक, में न्याय की संकल्पना प्रस्तुत की है। किसकी? न्याय की संकल्पना। यह सिद्धांत न केवल राजनीतिक और दर्शन में बल्कि नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत उनके आदर्श राज्यों की अवधारणा पर आधारित है। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो पहली है व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय का समन्वय। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है कि समाज का हर वर्ग और व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों को निभाए और दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करे। यह सर्वधर्म के समान है ना। क्या मानते हैं प्लेटो? कि व्यक्ति क्या करे, समाज के हर वर्ग में जो भी व्यक्ति हैं अपने जो निर्धारित काम है उनको करे और दूसरों को उससे कोई तकलीफ भी ना हो। दूसरा है आत्मा के त्रिभाग सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो ने आत्मा को 3 भागों में बांटा है। पहली है इच्छा, जिसमें श्रमिक वर्ग आता है। दूसरा है आवेग, जिसमें सैनिक वर्ग आता है। तीसरा है बुद्धि, जिसमें शासक वर्ग आता है। मतलब जिसमें ज़्यादा बुद्धि होगी वो राजा होगा, जिसमें आवेग होगा वो सैनिक वर्ग में होंगे और जिसकी इच्छा शक्ति होगी वो श्रमिक वर्ग होगा। आत्मा में न्याय तब होता है जब ये तीनों भाग संतुलन में रहते हैं और अपने अपने कार्य करते हैं। राज्य के 3 स्तरीय वर्ग है, शासक यानी कि दार्शनिक राजा, दूसरा है रक्षक यानी कि सैनिक, और तीसरा है उत्पादक यानी कि कृषक, व्यापारी और कारीगर। प्लेटो का मानना था कि जब प्रत्येक वर्ग अपने दायित्व का पालन करता है तभी राज्य में न्याय होता है। न्याय बराबर सद्गुणों का सामंजस्य। प्लेटो के अनुसार 4 मुख्य सद्गुण होते हैं, बुद्धि, साहस, संयम और न्याय। न्याय का कार्य इन तीनों का संतुलन बनाए रखना है। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत का मूल्यांकन करें तो सकारात्मक पक्ष पर बात करते हैं। कर्तव्य निर्भर दृष्टिकोण। प्लेटो का न्याय कर्म और कर्तव्य पर आधारित है, जो समाज में अनुशासन और समन्वय को बढ़ावा देता है। नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण का मेल। प्लेटो ने व्यक्तिगत आत्मा और सामाजिक व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करके न्याय को एक व्यापक आयाम दिया। राजनीतिक विचारों का आधार। उनका सिद्धांत आदर्श राज्य के निर्माण की दिशा में दार्शनिक प्रयास है, जो आज भी विचारधारा आधारित शासन की अवधारणा को प्रेरित करता है। आज के समाज में भी प्रासंगिकता। कर्तव्य आधारित न्याय की अवधारणा आज भी प्रशासन, शिक्षा और समाज में अनुशासन और संतुलन को प्रेरणा देती है। अगर नकारात्मक पक्ष की बात करें तो वर्गों का कठोर विभाजन। प्लेटो ने सामाजिक गतिशीलता को नकारा। उनके वर्ग स्थायी हैं, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता बाधित होती है। लोकतंत्र विरोधी प्रवृत्ति। प्लेटो की विचारधारा लोकतंत्र के विरुद्ध है, क्योंकि वे दार्शनिक राजा को सर्वोच्च स्थान देते हैं और जन सामान्य की निर्णय क्षमता को कम आंकते हैं।
और आदर्शवादी और अव्यवहारवादी। उनका राज्य और न्याय का दृष्टिकोण आदर्श है लेकिन व्यवहारिक नहीं है, विशेषकर आज के विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक समाज में तो बिल्कुल भी नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपेक्षा। व्यक्ति की आकांक्षाओं, भावनाओं और इच्छाओं को सीमित करने का विचार उदारतावादी विचारों से विपरीत है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपेक्षा व्यक्ति की आकांक्षाओं, भावनाओं और इच्छाओं को सीमित करने का विचार उदारतावादी विचारों के विपरीत है। निष्कर्ष की बात करें तो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत एक आदर्शवादी, नैतिक और दार्शनिक अवधारणा है जो समाज में संतुलन, अनुशासन और सामंजस्य को बढ़ावा देता है। यद्यपि आज के लोकतांत्रिक और व्यवहारिक युग के लिए कुछ सीमाओं से युक्त है, फिर भी यह सिद्धांत दार्शनिक सोच, नैतिकता और राजनीति के क्षेत्र में अमूल्य योगदान है। न्याय को कर्तव्य पालन के रूप में देखना आज भी प्रासंगिक है, विशेषकर जब समाज में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की आवश्यकता भी बढ़ रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है राज्य संपत्ति और दासता पर संत अगस्टीन के विचार। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आता है या फिर शॉर्ट नोट आता है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो संत अगस्टीन क्या है, एस.टी. अगस्टीन भी बोलते हैं जिनको, वो ईसाई धर्मशास्त्री और मध्यकालीन राजनीतिक चिंतक थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति सिटी ऑफ गॉड में राज्य संपत्ति और दासता पर गहन विचार प्रस्तुत किया। उनके विचार धार्मिक नैतिकता और ईसाई धर्म से प्रेरित हैं। राज्य पर विचार है कि अगस्टीन के अनुसार राज्य ईश्वर की इच्छा का परिणाम नहीं है, बल्कि पाप के कारण उत्पन्न हुआ एक दंडात्मक संस्था है। तो क्या मानना है उनका राज्य का, कि वो ईश्वर ने नहीं बनाया बल्कि लोगों ने जो पाप किए हैं उसके दंड के रूप में बना है। उन्होंने राज्य को पाप में मानव स्वभाव से उपजा माना, जो समाज में शांति बनाए रखने के लिए अनिवार्य हो गया। आदर्श राज्य उनका सिटी ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर का नगर था, जबकि वास्तविक भौतिक राज्य मनुष्य का नगर, केवल सांसारिक न्याय और शांति सुनिश्चित करने वाला साधन। संपत्ति पर विचार है उनका कि संत अगस्टीन के अनुसार संपत्ति ईश्वर की देन है, लेकिन मनुष्य ने इसे व्यक्तिगत स्वामित्व में बांट लिया है। मूल रूप से संपत्ति पर सामूहिक अधिकार का सिद्धांत, परंतु पाप के कारण निजी स्वामित्व की अवधारणा आई। फिर भी उन्होंने निजी संपत्ति के अधिकार को नैतिक सीमाओं के भीतर स्वीकार किया, बशर्ते उनका प्रयोग समाज और धर्म के हित में हो। दासता पर विचार। संत अगस्टीन ने दासता को पाप का परिणाम माना। उनके अनुसार सभी मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में समान हैं, लेकिन पापमय जीवन और अधर्म के कारण कुछ लोग दास बन जाते हैं। उन्होंने दासता का समर्थन नहीं किया, पर इसे एक यथार्थवादी सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया, जो ईश्वर के दंड के रूप में अस्तित्व में आई है। और इसके निष्कर्ष की बात करें तो संत अगस्टीन के राज्य संपत्ति और दासता संबंधी विचार धार्मिक नैतिकता और ईसाई धर्म पर आधारित हैं। उन्होंने राज्य को दैवी प्रेरणा नहीं बल्कि पाप के कारण उत्पन्न हुई एक संस्था माना है। संपत्ति को ईश्वर की देन मानते हुए नैतिक उपयोग पर बल दिया है तथा दासता को मानवीय पाप का परिणाम बताया। उनके विचार मध्यकालीन यूरोप राजनीतिक चिंतन की नींव माने जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा मानव प्रकृति तथा संप्रभुता पर हॉब्स की अवधारणा। देखो, जो थॉमस हॉब्स थे वो 17वीं शताब्दी के प्रमुख अंग्रेजी दार्शनिक थे, जिनकी बुक थी एक जिसका नाम था लिवायथन में मानव प्रकृति की संप्रभुता यानी कि सोवर्निटी पर उनके विचार विस्तृत रूप से मिलते हैं। हॉब्स आधुनिक राज्य सिद्धांत, अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और निरंकुश संप्रभुता के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। मानव प्रकृति पर हॉब्स का दृष्टिकोण है। मुख्य अवधारणाएं हैं कि हॉब्स ने मानव को स्वार्थी, हिंसक, भयभीत और प्रतिस्पर्धी माना है। कैसा माना है? स्वार्थी, हिंसक, भयभीत और प्रतिस्पर्धी।
उनकी प्रसिद्ध उक्ति मैन इज बाय नेचर सेल्फिश एंड ब्रस्टिश एंड मैन इज अ वॉल्फ ऑफ मैन। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र होता है, लेकिन वह अवस्था एक युद्ध की अवस्था है जहां प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक के विरुद्ध होता है। इसकी स्थिति में जीवन 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 कैसा हो जाता है? छोटा और अस्त व्यस्त हो जाता है। और विश्लेषण की बात करें तो हॉब्स का दृष्टिकोण अत्यंत नकारात्मक और निराशावादी है। उन्होंने नैतिकता, सहयोग और करुणा जैसी गुणों की उपेक्षा की। मानव केवल भय और सुरक्षा की भावना से संचालित नहीं होता, उसमें सामाजिक करुणा और नैतिक विवेक भी होता है, जिसे हॉब्स ने बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। संप्रभुता पर हॉब्स के दृष्टिकोण की मुख्य अवधारणा है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बचने हेतु लोग आपसी अनुबंध द्वारा अपनी सभी स्वतंत्रताएं एवं सर्वशक्तिमान संप्रभु को सौंप देते हैं। यह संप्रभुता राजा, संसद या कोई संस्था हो सकती है, पर वह निरंकुश होता है। संप्रभुता अविभाज्य, स्थायी, असीमित और अकाट्य होती है। संप्रभु का मुख्य कर्तव्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, लेकिन उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। इसका विश्लेषण करें तो हॉब्स की संप्रभुता की अवधारणा अत्यंत निरंकुश और केंद्रीकृत सत्ता का समर्थन करती है, जिससे नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन हो सकता है। उन्होंने लोक अधिकारों, न्याय और उत्तरदायित्वों को संप्रभु के अधीन माना, जो आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। लोकतांत्रिक और संवैधानिक शासन में संप्रभुता को कानून और संविधान द्वारा नियंत्रित माना जाता है, पर हॉब्स ने इसका समर्थन नहीं किया। और इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि हॉब्स का मानव प्रकृति और संप्रभुता पर दृष्टिकोण 17वीं सदी की अराजकता और गृह युद्ध की पृष्ठभूमि में उत्पन्न हुआ था, जिससे उनका दृष्टिकोण भय आधारित और निरंकुश शासन समर्थक बन गया। हालांकि उन्होंने राज्य की उत्पत्ति और अनुबंध की एक सुसंगत व्याख्या दी, पर उनकी संप्रभुता की अवधारणा आज के लोकतांत्रिक मानवाधिकार आधारित और न्याय प्रणाली युक्त समाज में अत्यधिक कठोर और अव्यवहारिक प्रतीत होती है। फिर भी हॉब्स को राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत आधार पर रखने की शुरुआत की। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रांसीसी क्रांति पर एडमंड बर्ग के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसको इंट्रो में लिखेंगे। जो एडमंड बर्ग हैं वो एक ब्रिटिश रूढ़िवादी विचारक थे तथा राजनीतिक थे। उन्होंने आधुनिक रूढ़िवाद का उन्हें क्या बोला जाता है? आधुनिक रूढ़िवाद का जनक। उन्होंने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की तीखी आलोचना अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, जो 1790 में लिखी थी, उसमें की है। बर्ग के अनुसार यह क्रांति एक विनाशकारी उथल पुथल थी, जिसने समाज के नैतिक और संस्थागत ताने बाने को तोड़ के रख दिया। बर्ग के प्रमुख विचार है परंपराओं और संस्थाओं की रक्षा। बर्ग का मानना था कि समाज धीरे धीरे विकसित होने वाली संस्थाओं और परंपराओं पर आधारित होता है। फ्रांसीसी क्रांति ने सदियों पुरानी संस्थाओं, राजशाही, चर्च, कुलीनता को एक झटके में समाप्त कर दिया, जो खतरनाक था। तर्क के अति प्रयोग की आलोचना। उन्होंने क्रांतिकारियों पर आरोप लगाया कि वे तर्क और विवेक के नाम पर सब कुछ तोड़ देना चाहते हैं। बर्ग के अनुसार समाज केवल तर्क से नहीं चलता, बल्कि अनुभव, परंपरा और नैतिकता से भी चलता है। नैतिक अराजकता और हिंसा की निंदा। उन्होंने क्रांति के दौरान हुई हिंसा, रक्तपात और अराजकता की निंदा की। बर्ग ने इसे जनतंत्र की तानाशाही बताया। क्रमिक सुधारों की वकालत। बर्ग का विश्वास था कि धीरे धीरे और क्रमिक सुधार ही समाज को स्थायित्व और न्याय दिला सकते हैं, न कि एक क्रांतिकारी उथल पुथल। आलोचना की बात करें तो आलोचनात्मक परीक्षण में सबसे पहले सकारात्मक पक्ष देखते हैं। स्थायित्व
और क्रमिक सुधार का पक्षधर। बर्क ने जिस क्रमिक सुधार की बात की वह आज की लोकतांत्रिक राजनीति में संतुलन और संस्थागत निरंतरता के लिए जरूरी माना जाता है। राजनीतिक यथार्थवाद बर्क के अंध क्रांति की जगह व्यवहारिक राजनीति और संतुलन की वकालत की, जो एक परिपक्व राजनीतिक दृष्टिकोण था। हिंसा की आलोचना उनकी क्रांति के दौरान हुई भीषण हिंसा की निंदा को मानवीय दृष्टिकोण से उचित ठहराया जा सकता है। और अगर नकारात्मक पक्ष की बात करें तो क्रांति की ऐतिहासिक आवश्यकता की अनदेखी। बर्क ने राजशाही और सामंती व्यवस्था की दमनकारी प्रवृत्तियों की उपेक्षा की। उन्होंने ये नहीं समझा कि फ्रांसीसी समाज में सामाजिक अन्याय, आर्थिक विषमता और राजनीतिक दमन चरम पर था। जन इच्छा का निराकरण बर्क ने जन सामान्य के अधिकारों और आकांक्षाओं को तुच्छ समझा और राजशाही और कुलीन वर्ग का पक्ष लिया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत था। आदर्शवादी नहीं, अत्यधिक यथार्थवाद। बर्क के विचार अत्यधिक रूढ़िवादी और परंपरा केंद्रित थे, जिसमें सुधार और सामाजिक परिवर्तन की गुंजाइश कम ही थी। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि एडम बर्क ने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना करते हुए परंपरा, नैतिकता और संस्थागत स्थायित्व की रक्षा की वकालत की। उनकी आलोचना हिंसात्मक क्रांति और तर्क के अति प्रयोग के विरुद्ध एक चेतावनी के रूप में सामने आ सकती है। हालांकि उन्होंने क्रांति की आवश्यकता और जन संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा की, जिससे उनके विचार रूढ़िवादी, शासक वर्ग समर्थक और परिवर्तन विरोधी लगते हैं। इस प्रकार बर्क की आलोचना एक पक्षीय होते हुए भी हमें यह समझने पर मदद करती है कि किसी भी क्रांति में स्थायित्व, न्याय और विवेक कितना जरूरी है। और अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जे.एस. मिल के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के औचित्य पर विचार। तो लिखोगे जो जे.एस. मिल है वो उदारवादी परंपरा के प्रमुख प्रसिद्ध विचारक हैं। उन्होंने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का औचित्य प्रस्तुत किया। उनके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और राज्य की हस्तक्षेप सीमा के विरुद्ध एक नैतिक और व्यवहारिक रेखा खींचती है। मील की स्वतंत्रता की परिभाषा। मील के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को तब तक अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक वह दूसरों को क्षति न पहुंचाए। दिस इज नोन एज द हार्म प्रिंसिपल। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का औचित्य मानव विकास के लिए आवश्यक। मील के अनुसार स्वतंत्रता आत्मविकास और बौद्धिक प्रगति के लिए अनिवार्य है। व्यक्ति के विचार, अभिव्यक्ति, आचरण आदि पर पाबंदी उनकी सृजनात्मकता और आत्म प्राप्ति को रोकती है। सत्य की खोज के लिए जरूरी विचारों की मुक्ति। अभिव्यक्ति से ही सत्य और झूठ में भेद हो सकता है। यदि कोई विचार गलत है तो उसका प्रतिवाद करने से ही उस सच्चाई की पुष्टि होगी। सामाजिक प्रगति में सहायक। बहुलवाद और विविधता के बिना समाज स्थिर हो जाता है। मील मानते हैं कि व्यक्तिगत प्रयोग और जीवन शैली में विविधता से समाज अधिक समृद्ध होता है। राज्य की शक्ति की सीमाएं निर्धारित करना। राज्य का हस्तक्षेप केवल तब उचित होता है जब व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचा रहा हो, अन्यथा नैतिक पुलिसिंग या समूह की निरंकुशता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा है। मील के विचारों की आलोचनात्मक परीक्षण करें तो सबसे पहले सकारात्मक पॉइंट है कि आधुनिक मानवाधिकार दृष्टिकोण में मील की विचारधारा की झलक मिलती है। लोकतंत्र में असहमति और आलोचना के महत्व को उन्होंने सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। हार्म प्रिंसिपल आज भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस में केंद्रित भूमिका निभाता है। नकारात्मक पक्ष। हार्म की अस्पष्टता। हानि की परिभाषा सांस्कृतिक और वैधानिक दृष्टिकोण में भिन्न हो सकती है। क्या मानसिक आघात या सामाजिक अपमान भी हानि है? आर्थिक और सामाजिक असमानता की उपेक्षा। मील ने सामाजिक ढांचे में मौजूद असमानताओं को नहीं गिना जो स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। एक गरीब व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल कागजी हो सकता है। व्यक्तिवाद की अत्यधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामूहिक
नैतिकता और सामाजिक अनुशासन को प्रभावित कर सकती है। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि जेम्स मिल का व्यक्तिगत स्वतंत्रता के औचित्य पर दृष्टिकोण नैतिक, व्यावहारिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने स्वतंत्रता को केवल व्यक्तिगत अधिकार न मानकर मानव विकास, सच्चाई की खोज और लोकतंत्र की रक्षा से जोड़ा। हालांकि उनकी विचारधारा कुछ आधुनिक सामाजिक जटिलताओं जैसे असमानता और सांस्कृतिक विविधता से जूझ नहीं पाती, फिर भी व्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक सुरक्षित है जब तक वह किसी को क्षति ना पहुंचाए। यह विचार आज भी मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव बना हुआ है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और देखते रहे जीके बैंक।